मेडिकोज लर्निंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हॉस्पिटल अटेंडेंट की इस फ्री सीरीज में अभी तक हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। अगर अभी तक आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन क्लासेस को देख सकते हैं। इसी सीरीज में आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर की क्या फुल फॉर्म होती है, क्या इसका रेशो रहता है, क्या गाइडलाइन रहती है वो सीपीआर की, क्या टाइमिंग रहती है, क्या डेप्थ रहती है और एईडी का यूज कब किया जाता है, ये आने वाली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। तो सीपीआर क्या है, क्या सीपीआर की डेफिनेशन है, कार्डियक अरेस्ट क्या है और ये कब जरूरी होता है कि भाई कब सीपीआर देना है, कब जरूरी होता है, ये हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सीपीआर की फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस सीआरई के जो एग्जाम्स हुए हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, उनमें सीपीआर की फुल फॉर्म का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो आपको सीपीआर की फुल फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है। तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। आपको बार बार याद करना है, बार बार लिख लिख के याद करना है कि सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। और सीपीआर की डेफिनेशन क्या होती है? सीपीआर एक ऐसा इमरजेंसी लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में दी जाती है। तो सीपीआर का एक सिंपल सी भाषा में समझे तो एक ऐसा तरीका है जो इमरजेंसी में जीवन बचाने के लिए यूज में लाया जाता है। तो सीपीआर एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में दी जाती है। तो ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में मैं बताना चाहूं तो जब किसी पेशेंट का या किसी का दिल धड़कना बंद कर दे, उस स्थिति को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो सीपीआर क्यों जरूरी है, कब जरूरी है? जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो, सांस नहीं ले रहा हो, सिर्फ गैस्पिंग कर रहा हो, तो सीपीआर देना बहुत जरूरी है। जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव, अनरेस्पॉन्सिव का मतलब पेशेंट को आप बोल रहे हो अंकल, ब्रदर, भैया, सिस्टर, जो भी है कि आप ठीक हो, अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो उस कंडीशन में हमको तुरंत से उसकी जान बचाने के लिए, लाइफ सेविंग के लिए सीपीआर स्टार्ट करना है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस सीआरई एग्जाम में काफी बार इससे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हॉस्पिटल अटेंडेंट आता है उसकी काम करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। तो अगर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई जरूरत पड़ सके या किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सके, उस कंडीशन में हॉस्पिटल अटेंडेंट उस कंडीशन को हैंडल कर सके। इसलिए हॉस्पिटल अटेंडेंट को भी सीपीआर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एमसीआरई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी पेशेंट को सीपीआर की जरूरत हो, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सेफ जोन में ले जाएंगे। उसको जो डेंजर पहले से या फिर जैसे कोई एक्सीडेंटल कोई दुर्घटना होती है और वो सड़क के बीच में अगर वहीं आप उसको रिसब्सिटेट करने लग गए या उसको सीपीआर देने लग गए तो आप वहीं पे आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको भी किसी गाड़ी आपको दुर्घटनाग्रस्त कर देगी। या कोई व्यक्ति है और अगर वो करंट या किसी तार से अभी भी टच में है और आप उसको वहीं पे सीपीआर देना स्टार्ट कर दोगे तो भी आपको सीपीआर की जरूरत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेफ जगह पे ले जाना है पेशेंट को, या जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या जिसको सीपीआर की जरूरत है, डेंजर जोन से ले उसको सेफ पैलेस में ले जाना है। फिर उसको बोलकर हिलाकर उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। फिर रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। अगर कॉल करने में आप असमर्थ हो तो किसी से हेल्प लेनी है, आपको कॉल करवाना है 108 पे या हॉस्पिटल नंबर पे। फिर क्या करना है, आपको उसका एयरवे चेक करना है। अगर मुंह में कोई वस्तु है या फिर उसकी टंग फोल्ड हुई हुई है या फिर अदर किसी रिसोर्सेज के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण वो सांस लेने में असमर्थ है, तो उसको एयरवे को क्लीन करेंगे। एयरवे क्लीन करने के बाद उसको ब्रीथिंग को देखेंगे कि सुनेंगे, महसूस करेंगे 10 सेकंड तक कि इसको सांस आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। सर्कुलेशन देखेंगे, सर्कुलेशन देखने के बाद में सीपीआर स्टार्ट करेंगे, जरूरत होने पे सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अब चेन ऑफ सर्वाइवल क्या है कि कैसे पेशेंट को बचाया जा सकता है। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट को पहचानेंगे और इमरजेंसी कॉल करेंगे। फिर कार्डियक अरेस्ट की स्थिति को पहचानने के बाद में कि इसको सीपीआर देने की जरूरत है या नहीं है, उसके बाद में अर्ली सीपीआर स्टार्ट करेंगे। भाई जरूरत है तो जल्दी जल्दी सीपीआर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में सीपीआर देने के बाद में भी अगर वो कोई कंप्रेशन देने के बाद में भी अगर वो
रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है प्रॉपरली तो उसको डिफिब्रिलेट करेंगे, उसको शॉक देंगे। उसके बाद में शॉक देने के बाद में उसको एडवांस केयर प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल में एडवांस लाइफ सपोर्ट देंगे, जैसे वेंटिलेटर हुआ या अदर कोई भी उसको सपोर्ट चाहिए तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। उस सपोर्ट देने के बाद उसको रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, और रिकवरी के बाद में जो उसको नॉर्मल बेसिक जो केयर चाहिए वो केयर देंगे। ये एक चैन ऑफ सर्वाइवल है। इस चैन को फॉलो करके किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को बचाया जा सकता है। इसके बाद में अगर आप एक हॉस्पिटल में हो या एक कोई आम आदमी हो तो कैसे पहचानेंगे कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या इसको हार्ट अटैक हुआ है, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। तो कार्डियक अरेस्ट को कैसे पहचानेंगे? साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो, हिलाने पे, आवाज देने पे कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा हो, और जैसे आप बोल रहे हो कि हेलो अंकल, हेलो भैया, अब उस इतना कहने पे भी अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसको मान सकते हैं इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसकी दिल की धड़कन या अनरेस्पॉन्सिव है, या भी नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है या सिर्फ गैस्पिंग कर रहा है। मतलब आप उसके मुंह के पास में, नाक के पास में आप ईयर लेके गए, आपको पता चला कि इसको तो बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, बिल्कुल हल्की हल्की मरमर की आवाज आ रही है, सिर्फ गैस्पिंग कर रहा है, तो भी आपको क्या करना है कि सीपीआर की तैयारी करनी है। फिर आपने पल्स चेक की, पल्स आप कौन सी चेक कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, कैरोटीड कर रहे हो, आपको पल्स फील नहीं हो रही है, पल्स फील नहीं हो रही है तो भी आपको क्या करना है, समझना है कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है और आपको सीपीआर देना है। स्किन पेल और ब्लूइश हो, आपकी स्किन, जो पेशेंट है उसकी स्किन अगर जैसे हथेली और आंख के जो स्क्लेरा है, होठ, ये अगर स्किन येलो ब्लूइश होने लग जाती है, नीली पड़ने लग जाती है, तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, उसकी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं ले रहा, ब्रीथिंग मतलब श्वास नहीं ले रहा, श्वास नहीं लेने के कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन कमी होने के कारण स्किन धीरे धीरे ब्लूइश हो रही है। तो अगर ये कंडीशन दिख रही है, पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, ब्रीथिंग भी सामान्य नहीं है, पल्स कोई फील नहीं हो रही और स्किन भी नीली पड़ती जा रही है, तो समझ लो सीपीआर की तैयारी करनी है और कार्डियक अरेस्ट हुआ पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सीपीआर की तैयारी करनी है। तो इस कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आपने पता कर लिया कि ये चारों पैरामीटर हैं जो फॉलो हो रहे हैं, चारों पैरामीटर मिल रहे हैं कि भाई पेशेंट रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, पल्स भी नहीं है, ब्रीथिंग भी नहीं है, प्रॉपर स्किन भी ब्लूइश है, तो तुरंत क्या करेंगे, तुरंत करेंगे सेफ जगह पे ले जाएंगे पेशेंट को, पेशेंट को हिलाकर उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे। रेस्पॉन्स कैसे करेंगे? आर यू ओके? अगर अंकल इंग्लिश पढ़ा हुआ हुआ तो बोल देगा कि बेटा मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अब मुझे चक्कर आ गया था, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई थी, अब मैं ठीक हूँ, तो अभी सीपीआर नहीं देना है। अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप हिंदी में पूछ सकते हो, अंकल आप ठीक हो, अंकल कैसे हो, आप ठीक तो हो। अगर ऐसा रेस्पॉन्स नहीं देता है फिर क्या करना है, तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। अगर कोड ब्लू हॉस्पिटल में हो तो आपको कोड ब्लू के लिए कॉल करना है। फिर आपको अगर आपको आर्टिफिशियल जो डिफिब्रिलेटर है वो मंगवाना है, अगर आपकी शॉक की स्थिति होती है और उसकी जरूरत पड़ती है तो एईडी की आपको व्यवस्था करनी है। उसके बाद में तुरंत चेस्ट कंप्रेशन मतलब सीपीआर देना स्टार्ट करना आपको। एक एडल्ट में सीपीआर की क्या स्टेप होती है, सीएबी क्या होता है, सीबी होता है कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। हाँ, तो इसका जो क्या 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 स्टेप होते हैं, तो इसमें सबसे पहले स्टेप होती है, सबसे पहले पेशेंट का चेक और कॉल किया जाता है। इस फर्स्ट स्टेप में चेक एंड कॉल की स्टेप होती है। मैंने बताया आपको, सबसे पहले पेशेंट को रेस्पॉन्स चेक करेंगे, हेलो अंकल, हेलो भैया, आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो ये फर्स्ट स्टेप आएगी। अगर रेस्पॉन्स देता है तो सीपीआर की जरूरत नहीं होती। रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में रेस्पॉन्स नहीं आया तो आपको इमरजेंसी नंबरों पे हेल्प मांगनी है और एडी के लिए कॉल करना है। उसके बाद में सबसे सेकंड नंबर पे उसको पोजीशन देनी है, पेशेंट को हार्ड और फ्लैट सरफेस पे सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। अब जैसे उबड़ खाबड़ कोई जगह है, समतल जगह नहीं, उस पे पेशेंट को लिटाया, अगर आपने प्रेशर देना स्टार्ट किया तो उसको अदर बोन्स की इंजरी होने का या फिर अदर कोई बोन्स फ्रैक्चर होने का खतरा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको फ्लैट जगह पे जहाँ पे कोई भी कंकर पत्थर या कोई भी ऐसी उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं हो, तो उसको वहां पे ले जाके, उस जगह पे ले जाके और सीधा सिंपल लेटाना है। फिर तीसरे नंबर की जो थर्ड
जो थर्ड जो स्टेप है उसमें आपको करना है, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, सी। सी का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेस करना है। कितना करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन करने हैं आपको, और 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है। जैसे एक बार कंप्रेस किया है, फिर 1 सेकेंड में एक बार, फिर 1 सेकेंड में एक बार, ऐसे 1 मिनट में आपको जल्दी से जल्दी 100 से 120 बार 1 मिनट में आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। और जो चेस्ट कंप्रेशन की जो डेप्थ होनी चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, वो 5 से 6 सेंटीमीटर की जो एक जो प्रेशर होना चाहिए, जिससे एक अंदर तक जो डेप्थ बननी चाहिए चेस्ट की, जो 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसी तरीके जो 5 से 6 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग फुल रिकॉल के साथ आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। आपने रेस्पॉन्स चेक कर लिया, इमरजेंसी के लिए कॉल कर लिया, पोजीशन भी दे दी, उसको फ्लैट पोजीशन, फ्लैट सरफेस पे लिटा दिया, कंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया। 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन आपने स्टार्ट कर दिए। फिर आपको एयरवे क्लियर करना है। अगर एयरवे ब्लॉक हो रहा है या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको क्या करना है, हेड टिल्ट करना है, और चिन जो है आपकी, जो उसको बोलते हैं ठोडी, उसको और आपके सर को पीछे खींच के और आगे की तरफ, इसको चिन को आगे की तरफ खींच के उसको एयरवे को ओपन करना है। फिर आप अपनी फिफ्थ स्टेप है ब्रीथिंग। आपको कंप्रेशन के साथ साथ में एयरवे किलने के बाद में आपको उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है, और ये साइकिल आपको रिपीट करना है। सेवंथ स्टेप है, जो अपनी सिक्स स्टेप है, सॉरी, सिक्स स्टेप में आपको इसको रिपीट करना है, और 30:2 के रेशियो में इस साइकिल को इसको रिपीट करना है। तो ये 30:2 का क्या है, आपको 30 कंप्रेशन देने हैं, फिर उसके बाद में 2 ब्रीथिंग देनी है आपको रेस्क्यूअर द्वारा, 2 बार उसको सांस देना है, फिर 30 कंप्रेशन देना है, फिर सांस देना है। ये साइकिल आपको यूज करना है, और एईडी का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कंप्रेशन से उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है या ज्यादा सुधार नहीं हो रही स्थिति में, तो आप एईडी की यूज ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एईडी क्या होता है। एईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। एईडी मैंने बताया कि जब पेशेंट कंप्रेशन दे रहे हैं, उसको चेस्ट को दबा रहे हैं, उससे उसको कम रेस्पॉन्स आ रहा है, और आपको लग रहा है कि स्थिति को और सुधार की जरूरत है, तो हम एईडी का यूज करते हैं। ये एक ऐसा मशीन होती है जो पेशेंट को करंट के एक निश्चित मात्रा में करंट के शॉक या झटके देती है। निश्चित वोल्टेज में इसको सेट किया जाता है, जिसको उसके चेस्ट पे लगा के उसको झटके देके उसकी हार्ट की स्थिति को और वापस उसको सुधार किया जाता है। तो एएडी की फुल फॉर्म क्या होती है। एएडी फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर। एक्सटर्नल ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो सीपीआर देते समय कंप्रेशन के बाद में, अगर कंप्रेशन से अच्छे से रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो निश्चित वोल्टेज में निश्चित मात्रा के करंट से पेशेंट को झटके देकर उसकी रिकवरी करवाई जाती है। तो चेस्ट कंप्रेशन की सही टेक्निक क्या है, मैंने बताया। जो चेस्ट कंप्रेशन के 1 मिनट में 100 से 120 बार देना है आपको, और डेप्थ होनी चाहिए जो 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर एडल्ट में डेप्थ होनी चाहिए। मतलब गहराई, अगर आप चेस्ट को दबा रहे तो कितना गहरा जाना चाहिए, कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर जाना चाहिए। और 1 मिनट में कितनी बार आपको ऐसे चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है, वो 100 से 120 आपको चेस्ट कंप्रेस करने हैं। सबसे पहले सही टेक्निक में क्या है, हेड रिप्लेसमेंट। जो अपना जो चेस्ट है, ये कोई पेशेंट है अगर जिसको सीपीआर दे रहे हैं, तो ये इसका जो ये चेस्ट है, तो इसमें जो ये बीच की बोन होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम को लोअर हाफ सेंटर में यहाँ पे आपको जो अपने हैंड है उस उनका प्लेसमेंट करना है कंप्रेशन के लिए। एक हैंड हील डोर्सल हैंड के ऊपर रखना है, मतलब एक हाथ के ऊपर आपको उसी हथेली के ऊपर दूसरा हाथ आपको रखना है, इंटरलॉक करना है। मतलब जैसे ये हाथ है आपका, इसी हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, और एल्बोज को स्ट्रेट रखना है। जैसे आपका ये हाथ है तो ये पेशेंट के ऊपर प्रॉपर ऐसे सीधा आना चाहिए, मुड़ा हुआ हाथ नहीं होना चाहिए। ऐसे आपकी कोहनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे प्रेशर या कंप्रेशन सही से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले स्टर्नम पे जो आपकी जो बोन होती है स्टर्नम,
इस पे अच्छे से आपके हाथ प्लेसमेंट होना चाहिए। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के और इसको इंटरलॉक करना है, अंगुलियों को लॉक करके। एल्बो मतलब अपनी जो कोहनी है उनको सीधा रखना है, शोल्डर सीधा हैंड के ऊपर होना चाहिए। मतलब आपका जो शोल्डर्स का जो प्रेशर है, आपके कंधों का प्रेशर है, आपका शरीर का जो वेट है, उसका जो वजन है हथेलियों पे डायरेक्ट आए। हर कंप्रेशन के बाद में चेस्ट को फुली रिकॉल होने दें, मतलब वापस उसी स्थिति में आने दें। चेस्ट कंप्रेशन का जो फ्रैक्शन है कम से कम 60% होना चाहिए। अगर जो रेस्क्यूअर जो सीपीआर दे रहे हैं अगर वो 2 जने हैं तो हर 2 मिनट में या 5 साइकिल में अपना रोल चेंज करते रहे। भाई एक जना ब्रीथिंग दे रहा था, एक जना कंप्रेशन कर रहा था, तो अगली बार पोजीशन करें। अगर आपने 5 साइकिल दे दिए या 2 मिनट हो गए हैं आपको देते हुए, तो आपको आपकी स्थिति चेंज करनी है, क्योंकि आपको फटीग हो सकती है, थकान हो सकती है। एक एक जन अगर लगातार देगा तो आपको ऐसे रोटेशन में आपको 2 मिनट में आपकी स्थिति चेंज करनी है। अब एडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट में क्या पैरामीटर है वो पढ़ेंगे कि भाई कौन कितने तो डेप्थ चाइल्ड में होती है, कितना टाइम लगता है, कितने जने मिलके चाइल्ड में देते हैं, एडल्ट में देते हैं, क्या पैरामीटर है वो अच्छे से समझेंगे। तो जो पैरामीटर में जो सबसे पहला जो फर्स्ट पैरामीटर है अपना है कंप्रेशन डेप्थ, कि चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है। तो मैंने बताया था एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन करते समय, चाइल्ड में 5 सेंटीमीटर या जो चेस्ट है उसका 1/3 डेप्थ होनी चाहिए, और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो अपना है कंप्रेशन रेट। 1 मिनट में कितने कंप्रेशन होने चाहिए, क्या कंप्रेशन रेट होनी चाहिए। तो एडल्ट में कंप्रेशन रेट होनी चाहिए 100 से 120 पर मिनट, और चाइल्ड में भी 100 से 120 पर मिनट होनी चाहिए, और इन्फेंट में भी जो चेस्ट कंप्रेशन रेट है तो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए। हैंड पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई, इसमें कैसे देंगे तो मैंने बताया था दोनों हैंड से देंगे, और चेस्ट को सेंटर में रखना है हैंड को, और पूरा प्रेशर सीधी कोहनी होनी चाहिए, आपका हैंड फोल्ड नहीं होने चाहिए आपके, और पूरा जो वेट है वो हथेलियों पे आना चाहिए। दोनों हाथों को यूज करते हुए चेस्ट को सेंटर में रखते हुए आपको सीपीआर देना है। अब चाइल्ड जो 1 से 13 ईयर तक का जो बच्चा है, 1 साल से लेके 13 साल तक का बच्चा है, उसको एक हाथ से, दोनों हाथ से उसके साइज वेट के अकॉर्डिंग हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। और अगर बच्चा 1 साल से छोटा है, इन्फेंट है, तो उसको 2 फिंगर जो अपने हाथ की 2 फिंगर और थंब से उसको सीपीआर देके उसकी रिकवरी करवाएंगे। जो रेशियो होगा, जो ब्रीथिंग का रेशियो होगा, जो एडल्ट में रहेगा 30 कंप्रेशन टू ब्रीथिंग, और चाइल्ड में भी 30 कंप्रेशन टू ब्रीथिंग, और इन्फेंट में भी 30 कंप्रेशन और टू ब्रीथिंग रहेगी इस पैरामीटर में। और जो ये पैरामीटर में रेशियो में जब आप अकेले हो, रेस्क्यूअर एक है, तो आपको ये पैरामीटर रहेगा। और अगर जब सीपीआर देने वाले 2 हैं, चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, नर्सिंग स्टाफ हो, अगर 2 जने रेस्क्यूअर हैं तो उस स्थिति में एडल्ट में भी वो ही रहेगा 30 कंप्रेशन टू ब्रीथिंग, पर चाइल्ड में ये रेशियो चेंज हो गया 15 कंप्रेशन और टू ब्रीथिंग, और इन्फेंट में भी 15 कंप्रेशन और टू ब्रीथिंग रहेगा। ट्रेंड रेस्क्यूअर को और अनट्रेंड रेस्क्यूअर को क्या करना है, रेस्क्यूअर ब्रीथिंग हैंड ओनली सीपीआर। ट्रेंड रेस्क्यूअर में 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है। मैंने बताया कि भाई 30 कंप्रेशन, चेस्ट को 30 कंप्रेशन दे दिए 30, उसके बाद में आपको 2 बार ब्रीथिंग देनी है। ठीक है, हर एक ब्रीथ 1 सेकंड, हर एक ब्रीथ 1 सेकंड की हो, चेस्ट विजिबली राइज होना चाहिए। जैसा आप उसको ब्रीथिंग दे रहे हो तो 1 सेकंड में आपको ब्रीथिंग देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, और चेस्ट विजिबल राइज मतलब ऊपर उठता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए, मतलब मूवमेंट होना चाहिए चेस्ट में। उसका जो सिर है वो टिल्ट और चिन लेफ्ट हो, मतलब उसका एयरवे ओपन होना चाहिए। पल्स है लेकिन ब्रीथिंग नहीं है, हर 6 सेकंड में एक ब्रीथ। अगर पेशेंट के पल्स है लेकिन ब्रीथिंग नहीं है तो हर 6 सेकंड में एक ब्रीथ देना है आपको। पल्स पल्स प्रॉपर आ रही है और उसकी सांस अच्छे से नहीं आ रही है तो आपको 6 सेकंड में एक ब्रीथ देना है।
एडवांस एयरवे अवेलेबल हो तो 6 सेकंड में एक ब्रीथ कंप्रेशन कंटिन्यू करना है आपको। अगर एडवांस जैसे हॉस्पिटल में आपको ये कंडीशन या कोई इमरजेंसी आई है तो आपको 6 सेकंड में एक सांस देना है, कंप्रेशन को कंटिन्यू रखना है। अगर आप अनट्रेंड है तो आपको क्या करना है, अगर रेस्क्यू ब्रीथिंग देने में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप कोई पेशेंट है, अगर आप उसको जैसे हाइजीन का इश्यू है, आपको देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम है, अगर रेस्क्यू और ब्रीथिंग देने में अनकंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ उसको कंप्रेशन देके सीपीआर कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखकर 120 100 से 120 पर मिनट में कंप्रेशन दे बिना रुके दे सकते हैं। हैंड ओनली सीपीआर भी बहुत इफेक्टिव होता है, और ये भी अगर आप उसको ब्रीथिंग नहीं देकर किसी भी रीजन से अगर उसको आपसे कंप्रेशन देते हैं, उसको चेस्ट को दबाते हैं, उसके छाती को दबा के उसको चेस्ट को कंप्रेस करके 120 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट प्रॉपर देते हैं तो भी उसकी लाइफ सेविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बताया कि एईडी क्या होता है। एईडी फुल फॉर्म मैंने बताया, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आपको सीपीआर की फुल फॉर्म पता होना चाहिए और आपको एईडी की भी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। सीपीआर के टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक से दो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो एईडी का यूज कैसे करना है और किस तरीके से का यूज किया जाता है। सबसे पहले जो एईडी होता है मैंने बताया एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो इस मशीन को सबसे पहले उसको बिजली के पावर को ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद उसको पेशेंट के पैड्स लगाएंगे। पैड लग चेस्ट के जो पेशेंट का जो चेस्ट होता है उसके पैड लगाएंगे चेस्ट पे अच्छे तरीके से। जब फिर चेक करेंगे कि पेशेंट के कांटेक्ट में कोई है या नहीं है, पेशेंट किसी के टच में है नहीं, उसको दूर करेंगे। उसके बाद में उसको ये सब चीजें करने के बाद फोर्थ स्टेप में शॉक देंगे, उसको बिजली का झटका देंगे प्रॉपर वोल्ट जो निश्चित वोल्टेज में। उसके बाद उसको शॉक देने के बाद में जो सीपीआर है उसको तुरंत दोबारा शुरू करेंगे और ये साइकिल को रिपीट करेंगे। जैसे आपने कंप्रेशन दिया, रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर आप उसको एईडी दोगे, एईडी देने के बाद शॉक देने के बाद झटका देने के बाद फिर आपको वापस सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर के गोल्डन रूल्स क्या है, क्या करना चाहिए में क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप जो पॉइंट है वो है कि पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, किसी भी उबड़ खाबड़ या फिर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगह पे लिटा कर पेशेंट को सीपीआर देंगे तो उसको अदर इंजरी या अदर कोई फ्रैक्चर, वापस से कोई दूसरी हड्डी टूटने या इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और सीपीआर भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। सेकंड नंबर पे क्या पॉइंट है अपना कि जब कंप्रेशन करेंगे तो 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन, 100 से 120 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। हर कंप्रेशन के बाद वापस से चेस्ट उसी स्थिति में आना चाहिए, वापस ऊपर उठना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। एईडी जो अब मैंने बताया वो जितना जल्दी हो सके उसका यूज करें अगर कंप्रेशन से फायदा नहीं हो रहा हो तो। दो रेस्क्यूअर है तो हर 2 मिनट में अब जैसे मैं दे एक जना मेरे साथ में कोई और है स्टाफ, अगर मैं उसका चेस्ट दबा रहा हूँ, कंप्रेशन दे रहा हूँ, तो अगर मेरे को कंप्रेशन देते 2 मिनट हो गई तो मुझे दूसरे स्टाफ को बोलना है कि आप आइए, आप भी अपना रोल चेंज करना हर 2 मिनट्स में। तुरंत इमरजेंसी के लिए कॉल किया। अगर कहीं ऐसी लोकेशन पे कोई इंजरी या दुर्घटना या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो आपको इमरजेंसी के लिए कॉल करना है 108 या हॉस्पिटल में हेल्प के लिए आपको कॉल करना है। क्या नहीं करना है, कभी भी सीपीआर शुरू करने में देरी नहीं करनी है। भाई ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कोई ऐसी दूसरी चीजों में लग गए, पेशेंट पड़ा है, उसको सीपीआर जितना जल्दी उसके सीपीआर देके उसको लाइफ को सेव करना है। चेस्ट पर ज्यादा लेने करके और उसको जो रिकॉल को ब्लॉक नहीं करना है ज्यादा बार। उसको जो मैंने बताया कि जो टेक्निक है, एक कंप्रेशर देना है आपको, कंप्रेशन देने के बाद वापस चेस्ट को वापस उसी स्थिति में आने के लिए आपको वेट करना है। या आप अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको जो सीपीआर देने का जो तरीका है वो आप उसमें जो स्किल है वो आपकी प्रॉपर नहीं है। कंप्रेसर को बिना जरूरत रोके नहीं, अगर आप कंप्रेशन दे रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखना है। अगर पेशेंट की रिकवरी नहीं है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है या उसके जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल नहीं हुए हैं तो आपको कंप्रेशन को कंटिन्यू करना है, अभी बीच में नहीं रोकना है।
बिना ट्रेनिंग के जो ब्रीथिंग है वो देने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको ब्रीथिंग देना नहीं आता है तो आप चेस्ट कंप्रेस कर सकते हैं, बिना ट्रेनिंग के आपको ब्रीथिंग नहीं देनी। जो जो एईडी है उसको पेट को जो गीले किसी सरफेस से या मेटल की धातु पर ना लगाएं। मैंने बताया कि इससे अगर पेशेंट को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देते हैं तो अगर वो मेटल के लगे हो गए, आपके किसी दूसरे पेशेंट या किसी अदर पर्सन के अगर वो टच में रहेगा तो उसके भी करंट का झटका या शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसको एईडी को देते समय चेक करना है कि ये कोई मेटल या धातु या फिर किसी भी गीली चीज से कांटेक्ट में है या नहीं है। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना जब तक हेल्प नहीं आ जाए। भाई सीपीआर दे दिया आपने कि मैं तो मेरे काम जा रहा हूँ, अब मैंने 108 को तो कॉल कर ही दिया है, एम्बुलेंस आ जाएगी उसको ले जाएगी, पर ऐसा नहीं करना है। सीपीआर ये कहता है कि जब तक 108 या कोई हेल्प नहीं आ जाए तब तक आपको उसी लोकेशन पे वहीं खड़ा रहना है। तो हमारी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सीपीआर की फुल फॉर्म मैंने बताया था, सीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है जो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो जो अपना पहला इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है तो कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होती है। एक एडल्ट में कितने कंप्रेशन रेट से कंप्रेशन देते हैं, तो मैंने बताया एक एडल्ट में 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में देते हैं। 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। सिंगल रेशियो एयर के लिए रेशियो हमेशा 30 से 20 30 अनुपात 2 होता है। एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो चाहे इन्फेंट हो, इन तीनों में ही अगर आप अकेले सीपीआर देने वाले हो, बचाने वाले हो, रेस्क्यू करने वाले हो, इस स्थिति में आपको 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग करनी है। इन्फेंट सीपीआर में सिंगल रेस्क्यूअर 2 फिंगर टेक्निक यूज करता है। अरे मैंने बताया था आपको कि इन्फेंट में सीपीआर थंब अंगूठे और अंगुली से दिया जाता है, तो सीपीआर इन्फेंट में सीपीआर में सिंगल रेस्क्यूअर 2 फिंगर का यूज करता है। हर रेस्क्यू ब्रीथ 1 सेकेंड होनी चाहिए और वेंटिलेशन अवॉइड करें। जो पेशेंट को या जिसको सीपीआर दे रहे हैं अगर आप उसको ब्रीथिंग दे रहे हैं तो 1 सेकेंड से ज्यादा उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड नहीं करनी कि आप उसको कंटिन्यू आप उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड कर रहे हो 5 से 10 सेकेंड तक, ऐसा नहीं करना है। आपको एक झटके से आप उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है और फिर कंप्रेशन करना है आगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 2010 से पहले सीपीआर सीपीआर का जो सीक्वेंस था वो एबीसी था। तो एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एयरवे, बी का होता है ब्रीथिंग, सी का होता है कंप्रेशन या सर्कुलेशन। तो अब इसको सीएबी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको कंप्रेशन करना है, फिर एयरवे को चेक करना है, फिर ब्रीथिंग देनी है आपको। तो पहले 2010 से पहले एबीसी था, अब सीएबी हो गया। तो सीएबी क्या होता है, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। एडल्ट कंप्रेशन जो चेस्ट का कंप्रेशन होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2 रेस्क्यूअर होने पर चाइल्ड का जो बच्चे का जो चाइल्ड कौन सा 1 साल से लेके और 13 साल या जब तक प्यूबर्टी होती है वो उसमें चाइल्ड उस कैटेगरी को चाइल्ड में काउंट किया जाता है। तो उसमें अब सीपीआर देने वाले 2 रेस्क्यूअर हो तो 2 जने हो तो उस स्थिति में जो चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो रहेगा 15:2 रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन है वो कम से कम 60% होना चाहिए। और अनट्रेंड जो जिसको जानकारी कम है वो अगर उसको ब्रीथिंग देने का कोई मतलब कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो अपने हाथों से सीपीआर देकर भी किसी व्यक्ति की लाइफ बचा सकता है और लाइफ सेव कर सकता है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फाइनल रिवीजन कर लेते हैं समरी में कि एडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट में सीपीआर देने का क्या क्या पैरामीटर क्या क्या अलग है। तो मैंने बताया था कि जो डेप्थ होनी चाहिए एडल्ट में चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद में 5 से 6 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए, चाइल्ड में 5 होनी चाहिए और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। 120 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट में देंगे, चाइल्ड में भी और इन्फेंट में भी 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट में देंगे। जो रेशो रेशो होना चाहिए, एक जना सीपीआर देने वाला एक ही व्यक्ति है तो 30:2 में
चाइल्ड में भी 30:2 और इन्फेंट में भी 30:2 रहेगा। अगर रेस्क्यूअर 2 जने हैं, सीपीआर देने वाले 2 जने हैं, 2 स्टाफ हैं, तो उस स्थिति में एडल्ट में वो ही रेशो रहेगा 30:2 और चाइल्ड में थोड़ा इसमें चेंजेस है। अगर 2 रेस्क्यूअर हो तो आपको जो रेशो रहेगा 15:2 रहेगा और इन्फेंट में भी 15:2 रहेगा। हैंड की पोजीशन क्या रखनी है, मतलब आप सीपीआर कैसे दोगे, दोनों हाथों से देना है और चेस्ट ऑफ सेंटर में रखना है। जैसे ये चेस्ट है तो इसकी जो सेंटर है उसमें आपको प्रॉपर आपकी जो हथेली है एक के ऊपर एक रख के पूरी कोहनी को सीधा रख के अपने कंधों का वजन पूरी हथेली पे आना चाहिए। इस स्थिति में आपको प्रॉपरली चेस्ट कंप्रेशन करना है, आपकी हैंड पोजीशनिंग होनी चाहिए। चाइल्ड में क्या करना है, चाइल्ड में एक हाथ से भी दे सकते हैं और दोनों हाथ से भी दे सकते हैं। अगर जो पेशेंट है अगर वो हेल्थी है या वेट कितना है या उसकी क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग एक हाथ से या 2 हाथ से दे सकते हैं। और इन्फेंट में जो 1 साल से छोटा बच्चा है उसको सीपीआर देते समय 2 अंगुलियों का या दोनों अंगूठों का यूज किया जाता है। आज की इंपॉर्टेंट क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और आपके पास कोई गाइड है तो आपको उसमें से क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। इस क्लास में किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको कि क्या पेशेंट को कंप्रेशन देते समय क्या रेट है, कितनी डेप्थ रखी, क्या रेशो रखा, इनको याद रखना है और ये इजी से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे सीपीआर के फुल फॉर्म से, डेप्थ से, कंप्रेशन से। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं और हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।